हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज मैंने टॉपिक लिया है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले, उसके टॉपिक्स को समझने से पहले हमें अपने डेटा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ज्यादातर टीचर्स इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, ये बहुत बेसिक टॉपिक है क्योंकि, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप अगर अपनी बीमारी को, किसी मरीज की बीमारी को समझते हैं, को डायग्नोज कर पाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने डेटा को समझते हैं तो आपको क्या फॉर्मूला आगे अप्लाई करना है, मतलब आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, मोमेंट्स निकालना है, स्क्यूनेस निकालनी है, कर्टोसिस निकालना है, मतलब सब कुछ बहुत आपको इजी लगने लगेगा। बिकॉज अगर आप अपने डेटा को समझते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे इसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। आज का मैंने टॉपिक लिया है बहुत बेसिक टॉपिक विच इज नोन एज टाइप्स ऑफ सीरीज। पहले हम ये समझते हैं कि हमारा डेटा किस किस तरीके का होता है। पूरे स्टैटिस्टिक्स का बेस एक्चुअली डेटा पर ही बेस्ड है, डेटा को ही पढ़ने वाले हो आप यहाँ पर। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वो किस तरह की सीरीज में दिए हुए होते हैं, तो आपको उनको क्वेश्चंस को डील करना आसान हो जाता है। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सीरीज। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। ठीक है, पूरे स्टैटिस्टिक्स का डेटा तीन तरह की सीरीज में डिवाइडेड होता है, इंडिविजुअल सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूअस सीरीज। इसको हम समझ लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। इंडिविजुअल सीरीज आप इसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उनका कोई मैथ का टेस्ट हो रहा है जिसमें से उनको 10 में से ही मार्क्स मिलने हैं, आउट ऑफ 10 मार्क्स उनको मिलने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो टीचर जब इनके मार्क्स की शीट बनाएगा तो जनरली किस तरह से बनाएगा, यहाँ पर वो नाम लिखेगा। ठीक है, यहाँ पर वो नेम लिखेगा स्टूडेंट का और यहाँ पर वो मार्क्स लिखेगा। ओके, तो मान लिया स्टूडेंट ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हमने कोई 10 बच्चे ले लिए। ठीक है, तो ए स्टूडेंट के मार्क्स आए 10 में से 2, बी के मार्क्स आए 10 में से 10, सी के आए 5, डी के आए 4, ई के आए 7। ठीक है, मैं रैंडम अभी फिलहाल लिख रही हूँ, एक लिस्ट बना रहे हैं हम अपनी। इस तरह से कुछ स्टूडेंट के मार्क्स आ गए हमारे पास कि ये टीचर ने इंडिविजुअल सीरीज बना दी। जैसा कि नाम से भी क्लियर है, इंडिविजुअल का डेटा होता है इसमें, कि इसमें किसी भी बच्चे का नाम लिखा, उसके सामने उसके मार्क्स लिख दिए। इंडिविजुअल सीरीज इज द रिप्लिकेशन ऑफ रॉ डेटा। इसी को हम अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा भी कहते हैं। आपने स्टार्टिंग में जब ये स्टैट्स पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज का एक दूसरा नाम अनग्रुप डेटा भी है। ओके, तो इसमें अगर डेटा के नाम पर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये नंबर मिलेंगे, मतलब ये डेटा इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा कहलाता है। ठीक है, नाउ डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें, डिस्क्रीट सीरीज को अगर हम देखते हैं तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स हो गए आपके 25 मान लिया। ओके, और आउट ऑफ 10 ही उनको मार्क्स मिलना है। ओके, तो ऐसा सा कुछ अजम्पशन है हमारा। तो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मेट ऑफ डेटा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत तरह से डेटा की जरूरत पड़ती है, हमेशा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल की सीरीज बनाने की जरूरत पड़े। इंडिविजुअल का डेटा इंडिविजुअल के लिए मैटर करता है। मतलब अगर मैं क्लास पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे लिए जानने का एक मैटर हो सकता है कि मतलब मेरी क्लास में ये फलाना बच्चा है तो उसके कितने मार्क्स हैं, या ये रिजल्ट उस बच्चे के लिए मैटर कर सकता है कि मेरे कितने मार्क्स हैं, है ना। लेकिन अगर आप उसको वाइड करते जाएंगे, आप उसको जैसे क्लास लेवल पे देखने लगेंगे या कॉलेज लेवल पे देखने लगेंगे, मतलब आपके मान लिया स्कूल का प्रिंसिपल आपसे ये देखना चाह रहा है कि मेरे पास ठीक है सीएस ब्रांच की 3 सेक्शन है मान लिया। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन ए बी सी में कौन बेटर कर रहा है, तो उसको इस इंडिविजुअल डेटा की जरूरत नहीं होगी।
वहां पे डेटा जो है थोड़े स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यूज में आएंगे, तो उस तरह की सीरीज की बात हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज की बात हो रही है कि 25 स्टूडेंट आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक टाइप ऑफ सीरीज हो सकती है कि यहाँ पे मार्क्स लिखे और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, जिसको स्टैट्स में हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। स्मॉल एक्स से शो करते हैं, मार्क्स को जनरली एक्स से शो करते हैं, यहाँ पर भी एक्स से शो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज किस तरह से फ्रेम हो सकती है कि हमारा नंबर या तो 1 है, 2 है, मतलब आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे मार्क्स लिखे अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, टोटल 10 ही मार्क्स है हमारे पास। और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी फॉर्म में शीट बना दी अपनी कि हमारी क्लास में 25 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 नंबर आया है, 0 स्टूडेंट ऐसा है जिनके 2 नंबर आए हैं। ठीक है, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 नंबर आए हैं। ओके, 0 स्टूडेंट ऐसा है जिनके 4 नंबर आए हैं। ओके, देन 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 नंबर आए हैं। और इस तरह से आप फ्रेम करते चले जाओगे। अभी तो मैं रैंडम लिख रही हूँ, ये इस तरह से शीट आपकी हो सकती है। मान लिया 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 नंबर आए हैं। ठीक है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 नंबर आए हैं, और ये समथिंग 2 बच्चे ऐसे जिनके 8 नंबर आए हैं, 2 बच्चे ऐसे जिनका 9 नंबर आया, और 1 बच्चा ऐसा है जिसका 10 नंबर आए हैं। मेक श्योर कि इसका सम आपका ना फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करता है, उसके बराबर ही आना चाहिए, है ना। तो अगर डेटा कहीं पे होगा तो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली होगा। अभी तो हम रैंडम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर कि इनका सम क्या होना चाहिए। ठीक है, 25 होना चाहिए। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी का सम। इसी को हम सिंबॉलिक फ्रीक्वेंसी के सम से शो करते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी दूसरी काइंड ऑफ सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। नाउ अगर डेटा हमारा और भी लार्ज होता है, मान लिया हमें इससे से भी काम नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मान लिया हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, उनका कोई टेस्ट हो रहा है जिसमें से आउट ऑफ 50 ही मार्क्स मिलने हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह की शीट बनाने लगूं कि मैं मार्क्स लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दूं, तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे मैंने ऐसे पहले 10 में से मार्क्स मिलने थे तो मैंने 10 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे 50 में से नंबर देने हैं तो क्या मैं 50 नंबर लिखूंगी यहाँ पे? अगर मैं लिख भी दूंगी तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 नंबर है, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 नंबर है। उससे आप ना डेटा को कुछ भी एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो एक बेटर वे ऑफ शो करने का होता है, जब हमारा डेटा थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, कि हम मार्क्स को क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। मान लिया 0 से 10 ये इंटरवल साइज, क्लास साइज हमारी चॉइस होती है या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा होती है। 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40 और 40 to 50। मतलब मैंने अपने मार्क्स को ऐसे डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रही हूँ कि जैसे मेरे 5 बच्चे क्लास में से ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल का डेटा नहीं है, हम एक काउंटिंग के फॉर्म में नंबर है कि 5 बच्चे ऐसे जिनके इसके बीच में नंबर है, 5 बच्चे ऐसे जिनके इसके बीच में नंबर है। ओके, 7 बच्चे ऐसे जिनके इसके बीच में नंबर है, 3 बच्चे ऐसे जिनके इसके बीच में नंबर है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, मेरे ख्याल से 15 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा डेटा लार्ज है, 50 है। अभी तो मैं रैंडम लिख रही हूँ तो ये खुद ही लिख रहे हैं। ठीक है, 20, देन ये 30 हो गया, और 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में हैं। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं, तो इसका सम हमेशा फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 50। जितने बच्चे हैं उसके बराबर आएगा, है ना, हमेशा। तो ये तो गिवन होता है। अभी तो मैं अपने आप फ्रेम कर रही हूँ। तो इस तरह के डेटा को देख करके ना आप एनालाइज कर सकते हो मोटा मोटा क्यों फ्रेम होते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक मोटा मोटा सा डेटा देखूं यहाँ पे, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 आर लाइक कि जिनके मार्क्स अबव 20 हैं। मतलब आप एक मोटा मोटा एनालिसिस करोगे, अगर आपका 3 सेक्शन का डेटा आपके सामने रखा हुआ है, तो आप ये एनालिसिस करके बता सकते हो कि इस क्लास का रिजल्ट मतलब अच्छा है, खराब नहीं है, अच्छा है। क्योंकि 30 स्टूडेंट्स अगर मिड मार्क्स रेंज से अबव हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये 3 तरह के डेटा आपके फ्रेम होते हैं, जिसमें हमारा पूरा स्टैट्स का डेटा डिवाइडेड होता है।
और अगर आप इस चीज को समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम मीन, मीडियन, मोड, मोमेंट्स एंड बहुत सारी चीजें जो स्टैट्स में इंक्लूड होती हैं, ठीक है, वो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपके लिए यहाँ पे मीन को डिस्कस करूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, उसका मीन को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको डेटा से कनेक्ट होने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, मेरा डेटा ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, इसके लिए मैं मीन डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मीन फॉर, अच्छा एक चीज और बताना यहाँ पे जरूरी समझती हूँ मैं, कि जिस तरह से मैंने ये बताया था कि अनग्रुप डेटा होता है, ये दोनों जो सीरीज इंक्लूड होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है, ये दोनों ही ग्रुप डेटा का पार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में दोनों इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे ये क्लैरिटी मिल रही है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों ग्रुप डेटा का पार्ट है। आसानी के लिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी आपकी सीरीज में फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ समथिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो ग्रुप डेटा होता है हमेशा, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एफ की भी वैल्यू होती है। नाउ आप बात कर लेते हैं, अगर हम मीन सॉल्व कर रहे हैं, मीन सॉल्व करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आज मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड डिस्कस करूंगी आपके साथ। सबसे आसान मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, और सबसे ज्यादा काम में आने वाला मेथड है। तो आज हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, अगर हमारी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ जो भी आपका एक्स है, जो डेटा एक्स का है, और नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जितने भी मार्क्स हैं इनको आप ऐड कर दोगे, ठीक है, इनको ऐड कर दोगे तो आपको समेशन ऑफ एक्स मिलेगा। आप इसे कैपिटल से या स्मॉल से, जिससे भी आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, एक सिंबल रखिएगा कोई भी, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब कितने बच्चे हैं 10, उससे डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन दे देगा। नाउ डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर आपको मीन सॉल्व करने की जरूरत है, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको अगर मीन सॉल्व करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं। ये हमारा एक्स का डेटा है, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का डेटा है। तो यहाँ पर हम एक और सीरीज में, इसको कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, अलग दिखाई दे थोड़ा डेटा। यहाँ पे हम एक सीरीज क्रिएट कर लेंगे, ये कलर शायद कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स सीरीज कैसे क्रिएट होगी, या आप मल्टीप्लाई करके बनाओगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, एफ इंटू एक्स, it is simple multiplication of these two terms, 2 then 2 into 0, it is 0, it is 12, ठीक है, 0 एंड सो ऑन। ये आप एक सीरीज क्रिएट कर लोगे जो एफ एक्स की सीरीज होगी, और जब इसका सम करोगे तो आपको एक टर्म मिल जाएगी समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, ठीक है। इसको आप यहाँ पर प्लेस करोगे, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा, फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसका जब आप सम करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का सम मिलेगा, ओके। तो वो यहाँ पर प्लेस करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका मीन सॉल्व होकर के आएगा। नाउ वी टॉक अबाउट कंटिन्यूअस सीरीज की ये फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे वर्क करता है। आज मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स और इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज की अगर हम बात करें तो ये मार्क्स की टेबल होती है। मार्क्स क्योंकि क्लास इंटरवल में है तो आप ऐसे ही प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे हम एक्स की टेबल क्रिएट करेंगे। एक्स यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा, इसको कहते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों टर्म्स का सम करो और उसका आधा कर दो, मतलब 0 + 10 अपॉन 2 दैट विल बी 5, इनके बीच की टर्म 10 + 20 और अपॉन हाफ, ठीक है। 0 और 10 को सम करो और हाफ कर देना है। सिमिलरली इसको ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 25, 35 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से मिल जाएगी आपकी ये टेबल। जब आपको x मिल गया और जब आपके पास f है, तो यहाँ पे भी देखो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास x और f ही तो था, तो इट विल नाउ कंप्लीटली ट्रीटेड लाइक डिस्क्रीट सीरीज को जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही यहाँ पे भी हम एक fx की टेबल क्रिएट कर लेंगे। fx की टेबल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है 25, ठीक है, देन
इसको मल्टीप्लाई करना है 225 एंड सो ऑन, ठीक है। करके जो सम आएगा वो वैल्यू आप प्लेस करोगे यहाँ पे। इसका भी फॉर्मूला यही जाता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो प्लेस करके आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप मीन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।